एवरीवन, मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 9th के चैप्टर का नेम है वर्क एनर्जी, जिसके हम रिमेनिंग क्वेश्चंस आज कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 to 21 आज हम कवर कर लेंगे। इसके पहले भी हमने प्रीवियस लेक्चर में फ्रॉम क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 10 कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसके लिए आपको जल्दी से रेडी रहना है और मेरे साथ साथ अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस करना है। तो गेट सेट रेडी। तो बच्चों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बोला गया है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले ली है हमारी अर्थ, जो आपको दिख रही है बहुत ही प्यारी ब्लू एंड ग्रीन कलर में। ठीक है, एंड यहाँ पर सैटेलाइट है, तो हमने इसकी ले ली है नेचुरल सैटेलाइट, जिसको हम जानते हैं क्या होती है, मून होती है। तो मून जब इसके अराउंड जा रहा होता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण क्या वर्क डन होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ। ग्रेविटी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, तो नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगी। एंड यहाँ पर जब वो राउंड कर रहा है, ये राउंड कर रहा है ना आपका, तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में राउंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेंजेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरीके से होगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पर इस तरीके का होगा, है ना, इस तरीके से होगा। तो टेंजेंट क्या करेगा, टेंजेंट बनेगा यहाँ पर, जो कि 90 डिग्री पे बनता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इट्स डिस्प्लेसमेंट फॉर एनी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज अलोंग द टेंजेंट to the circular path of the satellite and the force of gravity acting on the satellite is along the radius of the earth at that point। बिल्कुल ना, तो इस पॉइंट पे जो रेडियस है उसके बराबर ही तो होगा। बिल्कुल सही है। as the tangent is always at right angle, जो मैंने आपको बताया अभी कि 90 डिग्री होगा, to the radius the motion of the satellite and the force of gravity are perpendicular to each other। क्यों है, देखो टेंजेंट है एंड ये रहा रेडियस, दोनों क्या है, 90 डिग्री बना रहे हैं, राइट एंगल्स पर है। तो यहाँ पर आपका जो वर्क डन होने वाला है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और आप बहुत अच्छे से जानते हो, अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि कॉस 90 जो है वो होता है 0। तो आपका वर्क डन क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया है। बात हुई क्लियर। तो वही लिखा है नेट वर्क डन क्या हो गया है, 0, बिकॉज cos 90 इज 0। देयरफॉर वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ इज 0। बात हो गई क्लियर, कुछ नहीं था। इतना पूरा सेंटेंस पढ़ने से हमको डरना नहीं है, अगर हमको लॉजिक समझ में आ जाए कि जब ये कोई भी चीज़ राउंड कर रही है तो वो टेंजेंट बनाएगी, एंड यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उसकी रेडियस के बराबर होगी, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। और नहीं तो सिंपल समझ लो, डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में, बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है पूरा सॉल्व, लॉक कर दिया जाए। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 के पास। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है क्या डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर उसमें फोर्स नहीं है। ठीक है, तो थिंक, सोचो एंड डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स से। तो आप क्या आंसर दोगे। मैं आपको बोलूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा जा रहा है, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, वहाँ पे पर्टिकुलर फोर्स तो नहीं लग रहा है। तो वो कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होगी जब डिस्प्लेसमेंट तो होगा, बिना फोर्स के होगा। तो वही लिखा हुआ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0, देयर विल बी अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है विदाउट एनी फोर्स है। अब मान लेते हैं हमने क्या पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है फोर्स, हमने पढ़ा है मास इंटू एक्सेलरेशन। जब फोर्स 0 है तो मास इंटू एक्सेलरेशन की इक्वेशन 0 है। जब ये इक्वेशन 0 है तो हम जानते हैं कि मास तो कभी भी 0 नहीं हो सकता किसी भी ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब क्या 0 होगा, एक्सीलरेशन 0 होगा। और एक्सीलरेशन 0 होगा कब, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर हो, या फिर वो एक यूनिफॉर्म
मोशन में मूव कर रहा हो। ये दो ही कंडीशन पॉसिबल है। तो इस कंडीशन के लिए सिर्फ दो ही कंडीशन पॉसिबल होंगी, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में हो या फिर वो रेस्ट में हो, जब आपका एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। बात हो गई होगी क्लियर, वही लिखा है। तो आइदर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इट इज यूनिफॉर्म मोशन। आंसर मिल गया। जब आंसर मिल गया तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बोला गया है अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ hay over his head for 30 minutes and gets tired. Has he done some work or not? Justify your answer. अब मैं कोई भी बंडल ऑफ लोड अपने सर पे रख लूँ और मैं ऐसे कॉन्स्टेंटली खड़ी हूँ। इमेजिन करो, या तो आप ट्राई करके देख लो। तो अभी कोई बुक्स भी, अगर आप मोटी सी कोई बुक लो, अपने सर पे रखो और ऐसे ही रखे रहो और मूव नहीं करो, ठीक है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। और वर्क डन होने के लिए क्या फोर्स भी अप्लाई हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो। यही होती है कंडीशन। पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर उसने नहीं बोला है कि जो ये पर्सन है ये बंडल ऑफ लोड लेके जा रहा है, तो वो खड़ा रहा 30 मिनट्स तक, ऑब्वियसली वो थक जाएगा। ठीक है, थक तो गया है, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे हम, वर्क नहीं किया उसने। तो हम यहाँ पर वही लिखा है अ पर्सन होल्डिंग अ बंडल ऑफ hay ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स हैज डन नो वर्क एज ही हैज़ नॉट मूव्ड एनी डिस्टेंस। बिकॉज क्यों नहीं करा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। और हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम बोल देंगे उसने कोई भी वर्क नहीं किया। हमने जस्टिफाई भी कर दिया क्योंकि एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बोला गया है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। ठीक है, आपके पास गिवन है क्या, पावर 1500 वॉट एंड टाइम गिवन है कितना, 10 आवर्स। आपको निकालना है यहाँ पर एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर आप कैसे निकालोगे एनर्जी? एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हमने देखा है कि जो पावर होती है वो होती है हमारी एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई टाइम। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करने से पहले हम क्या जानते हैं कि जो हमारी एनर्जी होती है वो किलोवाट आवर में होती है ना, या तो फिर जूल में होती है। बिल्कुल बोल रही हूँ। तो यहाँ पर ये वॉट है, तो क्या हम यहाँ पर पावर को किस में कन्वर्ट कर लें, किलोवाट में कन्वर्ट कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, किलोवाट। ठीक है, तो यहाँ से पावर कितनी हो गई, 1.5 किलोवाट। टाइम तो ऑलरेडी 10 आवर है, तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगा P मल्टीप्लाई T। P क्या है 1.5 और 10 क्या हो गया 15, कितना, किलोवाट आवर। एंड हमने एक क्वेश्चन में प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। तो यहाँ पर 15 किलोवाट आवर किसके बराबर हो जाएंगे, 15 यूनिट्स के। तो आप क्या लिख दोगे कि एनर्जी जो यूज़ की गई है इन 10 आवर्स में वो कितनी है, 15 यूनिट्स। तो आप लिख दोगे एनर्जी कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स इज 15 यूनिट्स। बात हो गई क्लियर। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था। तो जब सिंपल था और दिमाग में भी हो गया स्टोर, तो चलेंगे अपने 15th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें पूछा गया है इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस which occur when we draw a pendulum bob to one side and allowed it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest? What happens to its energy eventually and is it a violation of the law of conservation of energy? ठीक है, क्वेश्चन तो आ गया समझ में। यहाँ पर डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि पेंडुलम की ही बात थी। तो ये रहा आपका पेंडुलम, जिसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कब है, जब वो पी पर है। तो यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ठीक है, स्टेबल है। ठीक है, जब आपने इसको क्या करा, इसको आपने पकड़ के ऐसे
खींचा और ऐसे करा, तो ये या तो ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, मतलब इस तरीके से ऑसिलेट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो कंडीशन बोलते हैं, आगे पीछे जाएगा। एंड जब आप इसको ऐसे पुल करते हो तो एक सर्टेन हाइट पर आ जाता है ये, जिसको हमने लिया है h, ये आपको दिख रहा है। एंड इस h वाली कंडीशन पर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ठीक है। इस A और B पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी, मैक्सिमम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी, क्योंकि आपने खींचा है वो रेस्ट पोजीशन है, फिर आप छोड़ोगे, है ना। एंड यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो ए एंड बी पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इतनी बात तो हो रही है क्लियर। अब क्या देखो, जो टू और फ्रो कंडीशन होगी वो पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, इस तरीके से ऑसिलेट होते होते वो एक टाइम के बाद एक रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगा। और वही यहाँ पर आपको दिख रहा है लिखा हुआ, क्या लिखा है पढ़ो। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यू एवरीवन नोज अबाउट दिस दैट एनर्जी can be transferred from one form to another form. It can not be destroyed. ठीक है, और इसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, तो ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है। अब मोशन ऑफ ऑसिलेशन का जो पेंडुलम का था वो कुछ इस तरीके से था, P एंड ये रहा A एंड ये रहा B, और ये जो है एक सर्टेन हाइट पर रेज है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया, अगर मोशन की बात करें ऑसिलेटिंग पेंडुलम की, व्हेन अ पेंडुलम मूव्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन दैट इज P टू आइदर ऑफ इट्स टू एक्सट्रीम पोजीशन दैट इज A एंड B, इट राइजेस थ्रू सो सर्टेन हाइट दैट इज, हमने क्या बोला उस हाइट को, h बोला है, above the mean level P. Kinetic energy completely changes to potential energy when we are doing this, and kinetic energy become 0 at these two position, extreme position. Kinetic energy क्या रहेगी, 0. Now the bob only possess potential energy, only क्या रहेगी, A और B पर potential energy रहेगी। As it moves towards the point P, its potential energy decreases. यहाँ पर क्या होगी, potential energy decrease हो जाएगी और kinetic energy इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज होगी। एज द बॉब रीचेस द पॉइंट P, पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 0, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रहेगी मैक्सिमम। ये कंडीशन मैंने भी थोड़ी देर पहले समझाई है ना आपको फिगर के थ्रू। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब ये जो प्रोसेस है टू और फ्रो की, इधर इधर आगे पीछे जाने की, वो रिपीटेट होती रहेगी एज लॉन्ग एज पेंडुलम ऑसिलेट, जब तक वो पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है। बट बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस बॉब कम्स टू रेस्ट। एयर रेजिस्टेंस के कारण कुछ टाइम के बाद जो ये बॉब है वो आपका क्या आ जाएगा, रेस्ट पोजीशन पर आएगा। जैसे ही वो रेस्ट पोजीशन पर आएगा तो इट लूजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन एंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। The law of conservation of energy is not violated because energy lost by the pendulum used to overcome the friction is gained by the surrounding से जो friction हो रहा है उसको overcome करने के लिए use होती है। तो hence total energy of the pendulum and the surrounding system remain conserved। तो हमने इस पूरे क्वेश्चन को समझ लिया, क्या समझ लिया, पूरा समझ लिया कि यहाँ पर जो एनर्जी थी वो इवेंचुअली उसको क्या हुआ वो भी देख लिया, और यहाँ पर कोई भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वॉयलेट नहीं किया जा रहा है, ये भी देख लिया। इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। मेन चीज़ क्या थी कि जब भी हम किसी पेंडुलम के बॉब को अगर ऑसिलेट कराते हैं तो उसको एक सर्टेन हाइट पर आना पड़ता है जहाँ पर आपकी एनर्जी चेंज होती है, और ये कुछ टाइम के बाद ये पेंडुलम जो है वो रेस्ट पोजीशन पर आता है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होती है। बात हो गई क्लियर। एंड जब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, और जिसके कारण वो जो फ्रिक्शन होता है उससे ओवरकम कर पाता है एंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। बात हो गई क्लियर ना, ये क्वेश्चन हो गया पूरा सॉल्व। जब ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, एंड वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से। हाउ मच वर्क शुड बी डन on an object in order to bring the object to rest। बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास गिवन है ऑब्जेक्ट का मास जो है m एंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी
कितनी है, v है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि आपको रेस्ट पोजीशन पर लाना है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, ठीक। अब वर्क डन क्या होता है हमारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होता है ना, बिल्कुल। अब जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है दैट मीन्स kf माइनस ki, ये भी पड़ा हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर आपका होगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, यही होता है, पड़ा हुआ है। और इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, यहाँ पर v है, और ये तो पूरा 0 हो गया फाइनल, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ही 0 है। और इनिशियल में आ जाएगा u क्या है आपका, v, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कांस्टेंट वेलोसिटी, और क्या है ये, नेगेटिव। तो वर्क डन कितना आया है, नेगेटिव हाफ mv स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। नेगेटिव साइन क्या इंप्लाइज करता है कि यहाँ पर जो फोर्स अप्लाइड हुआ है इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आपको यहाँ पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिख दोगे वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और नेगेटिव साइन आप चाहो तो लगा सकते हो, जिससे ये समझ में आएगा कि जो आप फोर्स अप्लाई करते हो वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है फॉर दिस केस, ठीक है। बात हो गई क्लियर। रेस्ट पिलाने के लिए इतना वर्क डन उसको करना पड़ेगा, क्लियर। तो जब ये क्वेश्चन हो गया है क्लियर और यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है हाफ mv स्क्वायर, इसलिए मैंने आपको ये वाली लाइन यहाँ पर नहीं बोली। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है दिमाग में स्टोर। तो चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 17 के पास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है कि आपको वर्क बताना है, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो आपको यहाँ पर वर्क डन निकालना है। थोड़ी देर पहले हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा कि ऐसे केस में जहाँ पर हमको कार को या किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट की पोजीशन पर लाना होता है, तो वहाँ पर जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो होती है 0। तो हमें वर्क डन जो है वो करना पड़ता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। एंड काइनेटिक एनर्जी के बराबर तो करते हैं, बट जो फोर्स अप्लाई होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो नेगेटिव साइन लगाने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं फोर्स का तो कुछ बताना नहीं है यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, हमको वर्क डन निकालना है, यही करना है। तो अभी हम लिखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे इसके गिवन पोर्शन से। तो गिवन में है आपके पास मास ऑफ अ कार 1500 kg एंड आपके पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, कितनी दी है, 60 किलोमीटर पर आवर। मैं v ही ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर दोनों वेलोसिटी v और u तो आने ही नहीं है, क्योंकि v तो ऑलरेडी 0 है। तो मैंने इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी को आप चाहो तो u भी ले सकते हो और v भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला और अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबलनेस, ठीक है। तो 60 किलोमीटर पर आवर को मैं किस में चेंज कर लूँ, मीटर पर सेकेंड में। कैसे करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया गया है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आता है आपका 50/3 मीटर पर सेकेंड। बात हुई यहाँ तक क्लियर। आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि वर्क डन आपको कितना करना पड़ेगा जब उसको रेस्ट की पोजीशन में लाना है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी के बराबर। एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। एंड यहाँ पर जो v है वो क्या है, u है। वेलोसिटी क्या है, क्योंकि इनिशियल है तो हमने u ली है, तो आप लिख दो कि हाफ mu स्क्वायर। एंड हाफ मास की वैल्यू 1500 है एंड u है आपका 50/3 इंटू 50/3। क्यों किया है, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा आपका, तो आपके यहाँ से जो वर्क डन है वो कैलकुलेट होगा 20.8 इंटू 10⁻⁴ जूल। तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कार को रोकने के लिए 20.8 इंटू 10⁻⁴
जूल करना पड़ेगा। दिमाग में ये डाउट मत रखना, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिया है, क्योंकि वो सिर्फ शो कर रहा था कि फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं अपोजिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पर हमको बताना क्या जरूरी है, ओनली वर्क डन, इसीलिए मैं काइनेटिक एनर्जी के बराबर वाला फॉर्मूला रखा है। तो जब आप इतना वर्क डन करोगे तो आपकी जो कार है वो स्टॉप हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे एंड में 20.8 इंटू 10⁴ जूल वर्क हैज टू बी डन टू स्टॉप अ कार। बात हो गई क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया सॉल्व। तो चलेंगे अपने 18th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास M, द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट शोन बाय द लॉन्गर एरो। Okay, observe the diagram carefully and state whether the work done by the force is negative, positive or zero। ठीक है, समझ कर लेते हैं सॉल्व। तो बच्चों यहाँ पर ये फिगर्स आपको दिख रहे हैं और आपको बताना है कि क्या इसमें वर्क डन हुआ है। अगर हुआ है तो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये बताना है। तो इसके लिए हमने पहले ही स्टार्टिंग में ही जब चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे वहाँ पर देखा था, क्या देखा था, कंडीशंस देखी थी कि फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर पहली कंडीशन आपको पहला फिगर दिख रहा है जिसमें फोर्स आपका ऊपर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो आप देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट पर। ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, एफ एस कॉस थीटा। थीटा अगर आपका 90 डिग्री हो जाता है तो वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये वाली कंडीशन हमने बहुत बार देखी है। हमने ये भी देखा है कि जब ये दोनों जब भी परपेंडिकुलर होंगे हमेशा वहाँ पर जो वर्क डन है वो 0 रहेगा, देखा हुआ है। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आपको फोर्स अप्लाई कर रहे हो वेस्ट टू ईस्ट और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब फोर्स भी इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है। तो जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में और दोनों ही अप्लाई भी हो रहे, फोर्स अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है सेम डायरेक्शन में, तो हमारा वर्क डन तो ऑब्वियसली है और वो भी पॉजिटिव वर्क डन है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है। तो ये दूसरा भी हो गया। अब थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड में अगर आप देखोगे तो जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो इस डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट टू वेस्ट, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट। फोर्स अप्लाई है इस डायरेक्शन में एंड आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो वर्क डन तो हो रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, हैंस वर्क डन तो है। बट वो जो वर्क डन है क्या है, नेगेटिव वर्क डन है। क्यों है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अपोजिट होता है तो नेगेटिव वर्क डन कहलाता है। इसका मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 18 कर लिया सॉल्व। वो बहुत ही सिंपल था ना, कुछ भी ऐसा टिपिकल लॉजिक तो था नहीं, सिर्फ ये 3 लॉजिक जो हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं वही था। बात हो गई क्लियर। तो चलते हैं अपने 19th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है कि सोनी सेज दैट एक्सीलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी 0 इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। डू यू एग्री विथ हर, एंड इफ यू आर एग्री विथ हर देन व्हाई। ठीक है, आपको बताना है। तो सोनी का कहना क्या है कि एक्सीलरेशन जो है वो 0 हो सकता है। ठीक है, वो भी कब, जब बहुत सारी फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई हो रही हो। एंड ये कब पॉसिबल है, इफ नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज 0। ये कंडीशन हमने पहले भी ये क्वेश्चन में देखी थी, रिकॉल करो। ये तभी पॉसिबल है जब सारी जितनी भी फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई हो रही है, बहुत सारी, वो सारियों का जो नेट फोर्स है वो क्या रहे, 0 रहे, तभी ये हो सकता है। और ये कब पॉसिबल है, जब वो एक यूनिफॉर्म मोशन में हो। ठीक है, जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो वहाँ पर सेवरल फोर्सेस भी अगर अप्लाई हो रही हैं तो उनका जो नेट फोर्स है वो 0 होगा। जब नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा तो आपका m क्रॉस a इक्वल टू 0, वेयर m नॉट इक्वल टू 0 बट एक्सीलरेशन विल बिकम 0। This is the only case when you are in uniform motion। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सोनी जो है
वो क्या है, राइट है। उसने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। जब उसने सही बोला और हमने यहाँ पर आंसर दे दिया कि क्यों हम उसको बोल रहे हैं कि वो सही बोल रही है, इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, तो चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बोला गया है फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर consumed in 10 hours by the 4 devices of power 500 watt each। ठीक है, तो आपके पास पावर ऑफ वन डिवाइस कितनी है, 500 वॉट, ये आपके पास गिवन है। और डिवाइसेस टोटल कितनी है, 4। तो पावर ऑफ 4 डिवाइसेस कितनी हो जाएगी, 4 × 500 विच इज 2000 वॉट। और हमको यहाँ पर एनर्जी किस में चाहिए, किलोवाट में चाहिए। तो ये हो जाएगा 2000 अपॉन 1000 किलोवाट विच इज, क्योंकि कन्वर्ट कर लिया हमने वॉट को किलोवाट में, तो ये हो जाएगा 2 किलोवाट। ठीक है, और क्या गिवन है आपके पास, टाइम गिवन है विच इज 10 आवर्स। टी से नोट करते हो। निकालना क्या है आपको, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस आपको कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, पावर ऑफ 4 डिवाइसेस मल्टीप्लाई टाइम। तो पावर कितनी है 4 डिवाइसेस की, 2 किलोवाट, और टाइम कितना है आपके पास 10 आवर। कितना हो गया, 20 किलोवाट आवर। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। निकल आया एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा 10 घंटे में, 20 किलोवाट आवर कंज्यूम्ड करेगा। ठीक है, या तो फिर आप बोल सकते हो इसको 20 यूनिट्स, क्यों, क्योंकि 1 किलोवाट आवर जो है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। आंसर हो गया, आ गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जो डिमांड थी वो हमने फुलफिल कर दी है। तो चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है कि अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझ लेते हैं। अगर कोई फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पर आकर एकदम से आता है तो वहाँ पर क्या क्या होगा, तो यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी से वो किस में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ही वो ग्राउंड पर आएगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वही लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड इज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है, मान लेते हैं अगर आप अभी पानी पी रहे हो, ग्लास है, ग्लास को अगर आप एकदम फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की तरह अगर फॉल कराओगे तो एकदम ग्राउंड से जाते ही आपको एक साउंड प्रोड्यूस्ड होगी। किसकी, क्योंकि वो जो ग्लास आपने टच हुआ ग्राउंड से तो उसके कारण क्या हुआ, वाइब्रेशंस हुए, उसके कारण आपको एक साउंड प्रोड्यूस, आपको समझ में आएगा रे उस जगह पर ग्लास किसी ने फेंका है, होगा ना। तो मतलब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो वही लिखा है, साउंड और वाइब्रेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ द ग्राउंड। बात हो गई क्लियर। अब दूसरी क्या एनर्जी हो सकती है, अब आपने क्या किया, जब आपने कोई बॉल है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब आप उसको एक सर्टेन हाइट से फेंकोगे तो जब आप उसको छूने जाओगे और टच करके देखो हल्का सरफेस जो है उसका गर्म हुआ होगा, मतलब वहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई होगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड एंड कोलाइड्स देन हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो साउंड एनर्जी चेंज होगा और हीट एनर्जी में चेंज होगा। अब कोई एक सर्टेन हाइट से जो ऑब्जेक्ट आया एकदम गिरा है ना, तो वहाँ पर डिफॉर्मिंग क्या किसका हुआ होगा, तो शेप में भी चेंजेस आए होंगे, आइदर ऑब्जेक्ट और ग्राउंड। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट अगर आया है तो ग्राउंड के शेप में चेंज आएगा, और अगर कोई जैसे बॉल है अगर सर्टेन हाइट से फेंकोगे तो वो कोलैप्स हो जाएगी, है ना, तो वो बॉल के शेप में चेंज होगा। तो यहाँ पर वही लिखा है, इन डिफॉर्मिंग द बॉडी और द ग्राउंड। इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जब भी कोई फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर आके स्टॉप होता है। बात हो गई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आई ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने देख लिया, हीट एनर्जी साउंड एनर्जी और डिफॉर्मिंग हो जाती है। तो बच्चों आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना वो आपने अच्छे से अपनी नोटबुक में कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं ये लर्नोवा फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnoha.com। थैंक यू।